नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बलिया पहुंचे थे और बलिया पहुंचते ही उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि सीएम जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन पर भी कई सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, आपको सुनाते हैं। कथनी करनी को प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, दलितों पर अत्याचार अनाचार समाजवादी पार्टी के गुंडे माफियाओं नहीं किए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, बहन मायावती जी पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, जो 2 जून का गेस्ट हाउस कांड है, कोई भूला नहीं है। जब ये पावर में आए तो दलित महापुरुषों की, बाबा साहेब की मूर्तियों को कई बार इन लोगों ने क्षति पहुंचाई है। और ये केवल बहुरूपीय है, वोट लेने के खातिर इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। लेकिन जनता सच्चाई समझती है। समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों का सम्मान नहीं कर सकती, दलित महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकती। सर, आपको अच्छी तरह याद होगा, जब पार्लियामेंट में प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल आया था तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही बिल को फाड़ने का काम किया था। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दलित जो हमारे अधिकारी थे, जो एससी समाज के अधिकारी थे, एसटी समाज के अधिकारी थे, उनको पदान्नवत किया गया था। यदि कोई एक्सीएन था तो उसको एई और जेई बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुआ था। समाजवादी पार्टी छद्म बेजदारी, केवल नौटंकी कर रहे हैं और सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है। इन्हें कभी भी प्रदेश जनता स्वीकार नहीं करेगी। जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे बढ़े हैं। हमारी सरकार में गुंडे प्रदेश के बाहर हैं या जेल में हैं। पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया जा रहा। ममता बनर्जी की अगुवाई में उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू भाई बहनों पर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता समय आने पर ममता बनर्जी को सुन रहे थे आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को किस तरीके से समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया को कटघरे में खड़े कर रहे थे और उन पे सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इस समय दलित पॉलिटिक्स जो चल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दलित जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ चला जाए। और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ 2027 के चुनाव में खड़ी होगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कल एक ट्वीट किया था और दलित अवसरवादी नेता कहा था ऐसे लोगों को, और उन्होंने कहा था कि जो इतिहास के लोगों को गड़े मुर्दे हैं उसे उखाड़ रहे हैं, ऐसी टिक्का टिप्पणी बंद करनी चाहिए। और जो तमाम जो महापुरुष हैं, हमारे जो संत हैं, उनके संघर्ष को भी समाज में बताने का काम करना चाहिए। और साफ तौर से जो बसपा सुप्रीमो ने एक बात और भी कही थी कि दलितों को आगे करके तनाव और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। और सूबे के जो डिप्टी सीएम है उनकी बातें आपने सुनी कि किस तरीके से डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी पर दलितों की अनदेखी और गेस्ट हाउस कांड से लेकर के जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े किए थे। और यह भी बोला कि समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों का हित नहीं चाहती है। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी जो हैं स्क्रीन पे जुड़ेंगे। जो सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रवीर। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? हाँ, देखिए अगर बात करें अगर रायबरेली की, तो रायबरेली की लगभग जो है बहुत ज्यादा बड़ी खबरें नहीं है, लेकिन जो है 2-3 खबरें छिटपिट है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका विस्तार में। बड़ी खबर ये है कि कल सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो कोतवाली है, वहाँ क्षेत्र अंतर्गत जो है दरोगा जो है रहे तैनात वहां पे बाबू खान को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों 10,000 घूस लेते हुए पकड़ा है। और ये पूरे जिले का सबसे बड़ी खबर रही है। और इसमें जिस तरीके से जो है जब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी खबरें और एंटी करप्शन की टीम गई और शिकायतकर्ता के आधार पे जो है लगातार उनको वॉच किया जा रहा था। लगभग अगर सूत्रों की माने तो 20 से 25 दिन उनको लगातार वॉच किया गया। वॉच करने के बाद जो एंटी करप्शन की टीम है, उन्होंने अपने जो गुप्त जो उनके आला अधिकारी होते हैं जिले में, उनको अल्टीमेट किया। और अल्टीमेट करने के बाद उनको जो है कल रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया। और ये जिले की सबसे बड़ी खबर रही अगर बात करें तो। और जिस तरीके से ये एंटी करप्शन अब रायबरेली में भी दस्तक देते नजर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। और ये एंटी करप्शन का बड़ा कारनामा जो है कल हुआ है, और जिसको लेकर के अब कई अपने और यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं प्रदीप कुमार, उनका भी जो है बयान जारी हुआ है। उसको लेकर के उन्होंने भी बयान जारी किया कि हाँ, ये एंटी करप्शन में जो है पकड़े गए हैं और इनको जो है घूस लेते हुए वहां पे 10,000 रुपए का एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया कल। जी अखंड।
इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि एंटी करप्शन की टीम लगातार ऐसे कर्मचारियों, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुहिम चला रही है और जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित या घूसखोरी की जो खबरें आ रही हैं, उस पे कहीं न कहीं प्रहार है ऐसे अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि घूसखोरी एक लगातार सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। छोटी समस्या के लिए भी अगर लोग कहीं तहसील पे भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनसे रिश्वत की पेशकश की जाती है या रिश्वत की बात की जाती है, तब आपके काम को करने की बात की जाती है। सवाल ये है कि इस तरीके से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कई तस्वीरें भी हमने दिखाई अपने दर्शकों को, किस तरीके से लोग, लेखपाल जब ऐसी एंटी करप्शन की टीम पहुंचती है तो भागते हैं, हाथ छुड़ाने का काम करते हैं और कहते हैं मैंने तो ऐसा किया नहीं, मुझे हाथ पे पकड़ा दिया गया। तो क्या लोगों में भय नहीं रह गया है? एंटी करप्शन की टीम लगातार इस तरह की कार्रवाई करे, उसके बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए अगर आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो है भय की बात है तो भय तो है ही, लेकिन जो है भय के साथ साथ लोगों के अंदर लालच, और लालच के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो मानसिकता है वो विकृत मानसिकता हो, गरीब हो या अमीर हो या किसी से भी, रिश्वत की जो घूसखोरी की जो प्रथा चली है, उस घूसखोरी के प्रथा में कहीं ना कहीं जो अखंड उस तरीके से लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि हमारा नाम भी एक घूसखोरी के लिस्ट में दर्ज हो, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे संविधान के लिए और हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी। जिस तरीके से हम डिपेंड ऑन अपने सैलरी पे, अपनी तनख्वाह से हमें संतुष्ट नहीं, लेकिन ये भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर अखंड, इसको खत्म करने के लिए एक एंटी करप्शन नहीं, अखंड उत्तर प्रदेश शासन को कई ऐसे एंटी करप्शन या कई ऐसे स्क्वाड बनाने चाहिए जिस तरीके से आए दिन ये तो वो है जिनके बहुत ज्यादा प्रताड़ित होने के बाद लोग जब कंप्लेंट पे जाते हैं तो आप समझ सकते हैं जब घड़ा भर जाता है मामला, तब ये एंटी करप्शन में लोग ऐसे गिरफ्तार हो रहे और 100 जिले में जो, क्या आपको लगता है, या मतलब एक अगर बात करें नॉर्मली तो क्या घूसखोरी हर जगह है, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह बिना पैसे का कहीं काम नहीं होता था। तो उस तरीके से लोग जो है इसको एक अपना पैमाना सेट कर चुके हैं कि इसकी कोई वो नहीं। और जहाँ पे रही बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने लगातार ऐसे स्क्वाड बनाए हुए हैं और इन पे पैनी नजर बनाई, लेकिन जो लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और ना ही बाज आएंगे, और ऐसे मामले उनका परिणाम नहीं सोचते। अगर सबसे बड़ी दिक्कत ये कि परिणाम नहीं सोचते कि आने वाले समय में हमारा परिणाम, अब वो दरोगा के साथ क्या होगा, नौकरी गई, नौकरी के साथ सबसे बड़ी इंद्रवीर, बिल्कुल सही बात है। परिणाम अगर ऐसे दिए जाएं, ऐसे अगर कड़ी कड़ी कार्रवाई हो कि इन लोगों को सोचना पड़ जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आदमी जाता है कोर्ट कानून के, कहीं ना कहीं बाद में उसको क्लीन चिट मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो भय होता है वो खत्म हो जाता है। अगर भय अगर व्याप्त करना है सरकारी कर्मचारियों में, अधिकारियों में, तो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और ऐसी कार्रवाई देखने को मिलती नहीं है। एक सवाल है इंद्रवीर आपसे, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन, क्योंकि जिस तरीके से लोक बंधु अस्पताल में यहाँ पर आग लगी थी और झांसी में भी एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश शासन ने लगातार जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने निरीक्षण करके फायर एनओसी को लेकर के सरकारी और या प्राइवेट अस्पताल को लेकर के इस तरह की कार्रवाई की, जो भी फायर एनओसीज है उनको चेक किया जाए और जहां पर इस तरीके के जो फायर के एनओसीज नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहले भी हुआ था झांसी के बाद, लेकिन लोक बंधु अस्पताल में इस तरह की बड़ा अग्निकांड हो गया। क्या रायबरेली में भी, क्योंकि बड़े बड़े अस्पताल रायबरेली में है, अगर फायर एनओसी की बात की जाए तो क्या सभी के फायर एनओसीज हैं वहां पर? क्या वहां पर किसी तरीके की कोई अधिकारियों को इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं? देखिए अगर आपकी बात करूं तो झांसी कांड के बाद से जो है मैं एक चीज अक्सर कहता नजर आता हूं कि जब कोई भी गाइडलाइन ऊपर से आती है तो वो गाइडलाइन महज पूरे जिले में 2 से 3 दिन तक बड़ा हड़कंप मचाती है। और आप ये समझ सकते हैं 2 से 3 दिन तक हड़कंप रहेगा, चारों तरफ अधिकारी अलर्ट मोड पे रहेंगे, चेकिंग होगा, सघन अभियान चलाया जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद ऐसे वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, ऊपर के शासनादेश ऐसे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं जहां पर भी अगर शायद मीडिया बताएगी कि ये चीजें हैं तब ही वो आएगा। अब मैं बात करूं अगर अखंड, तो कई ऐसे योजनाएं हैं जो कई ऐसी जो गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश शासन की जिसको शायद फॉलो कोई ना करता है और ना ही कोई करवाता है, वो 3 दिन के बाद ठंडे बस्ते में चले जाती हैं। और अगर इंद्रवीर ऐसे दिशा निर्देश, बिल्कुल ऐसे इंद्रवीर, अगर ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं जो केवल ठंडे बस्तों के लिए, या फिर कहते हैं कि फौरी तौर पर एक हो गई, कोई घटना घट गई, उसके बाद आपने जाके निरीक्षण करना शुरू कर दिया, एक आदेश पारित कर दिया, उन आदेशों को क्या ऐसे कई आदेश पड़े हैं, ठंडे बस्ते में क्या कहीं होंगे ही नहीं? तो ऐसे आदेश देने का मतलब क्या है जब उसका कोई पालन ही नहीं करता? आप क्या भूल जाते हो? समय रहते आपको क्या जागने की जरूरत नहीं है? तमाम जो आला अधिकारी करते क्या है जिले में बैठ करके? अगर उनके पास कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है और अगर निर्देश दिए जाते हैं और केवल उसको केवल और केवल कहते हैं कि छोटी कार्रवाई, दिखावे की कार्रवाई करने की जरूरत है, तो ऐसे आदेशों निर्देशों का कोई मतलब नहीं है फिर। बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है अखंड की, जो ऊपर से, जैसे मैंने बताया कि ऊपर से शासनादेश तो आते हैं और उन पर मॉनिटरिंग भी होती है, नो डाउट। उनका एक पर्टिकुलर एक गठित टीम भी बनाई जाती है कि वो मॉनिटरिंग सेल, जैसे मॉनिटरिंग सेल होता है या मीडिया सेल होता है,
ना जाने वो सेल क्या काम करता है। आपसे फिर से जुड़ेंगे इंद्रवीर। हाँ, ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धार्थनगर से। ब्रिजेश, कौन सी बड़ी खबर है सिद्धार्थनगर से आज की? जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा अखंड कि जिस तरीके से जो है सिद्धार्थनगर जिले का जो है बिस्कोहर नगर पंचायत है और उस नगर पंचायत से जुड़ा हुआ एक पश्चिम टोले के नाम से जाना जाता है, जहाँ काफ़ी दिनों से सेक्स रैकेट जो है चल रहा है। जिसको लेकर के जो है उसी देह व्यापार से जो है जुड़ा हुआ एक लड़का है, जो लगातार देह व्यापार को बंद करने के लिए लगातार काफ़ी प्रयासरत भी है और काफ़ी मेहनत भी कर रहा है। तो जो हमारे साथ जुड़ा उससे हम बात करेंगे कि आखिर में क्या ऐसी व्यवस्था थी, आखिर में सेक्स रैकेट यहाँ क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्योंकि देखिए अभी हाल में ही बस्ती में जो है लगभग 14 लोगों का जो है भंडाफोड़ हुआ, 14 लोग पकड़े गए। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है काफ़ी बदहाल है और शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जो हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बात करेंगे कि क्या व्यवस्था है यहाँ की। जी अखंड। बात करिए ब्रिजेश आप। हाँ, बताइए क्या? मेरा नाम राजा है। मैं बिस्कोह नगर पंचायत का रहने वाला हूँ, जिला सिद्धार्थ। मैंने इस व्यापार को जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान दिलाओ, हमारा एक सम्मान के लिए मैं इसी मोहल्ले का हूँ, जो शासन और प्रशासन द्वारा मैंने मुख्यमंत्री से लेकर महिला आयोग, मानव अधिकार डीजीपी साहब और जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर एसपी साहब सिद्धार्थनगर, मैंने सबको प्रार्थना पत्र किया और जिले के बहुत बार अमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठा। हमने अपने समाजों के लिए एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास करा कि बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, बेटियों को मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। तो इस व्यापार का मैं विरोध कर रहा हूँ। 15 से 16 साल की बेटियों से धंधा कराया जाता है। कौन कराता है? खुद की माँ, खुद के भाई, खुद के बाप, खुद के नाना मामा। और इस व्यापार को जब मैंने शासन द्वारा मैंने अपील करना लगा तो स्थानीय थाना, स्थानीय चौकी मुझे मेरे ऊपर विरुद्ध में मुकदमा लिखा जा रहा है। आए दिन मेरे ऊपर कार्रवाई होता है। स्थानीय थाना, स्थानीय चौकी इस पर कार्रवाई कर लेते हैं तो आज व्यापार भारत में सत्तर जो अनलीगल है इस पर व्यापार बंद हो जाता है। मतलब स्थानीय थाना क्या वजह है? इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, गलत रिपोर्ट लगाकर शासन प्रशासन को भेज दिया जाता है। जो भारत में सेक्स वर्कर एक अनलीगल है, इसका कोई लाइसेंस नहीं। एक सवाल है ब्रिजेश, इनसे ये सवाल पूछिए कि अगर उच्च अधिकारियों से क्या इन्होंने शिकायत की थी, उसके बावजूद भी इस तरीके का मामला इनके खिलाफ या इनके खिलाफ ही शिकायत की जा रही है? जी बताइए, अगर आपने इससे पहले क्या उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत किया था? मैंने बहुत बार महोदय, हमारा मैं कह रहा हूँ हमारा मैं प्रदेश से लेकर कालीदास कुमार से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर महिला आयोग, मानव अधिकार हर अधिकारी से मैंने अपनी बात रखा और इसके माध्यम से प्रशासन द्वारा से मैं आमना सामना मिलकर अपनी बात रखा, जिस पर थोड़ा कार्रवाई होता है। फिर शासन द्वारा स्थानीय थाने पर जब कार्रवाई आने लगता है रिपोर्ट, तो स्थानीय थाना अपना छवि बचाने के लिए गलत रिपोर्ट लगाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाता है। तो मेरे ऊपर उल्टा मेरे ऊपर कार्रवाई होता है, मुझे जेल भेजने की भी ब्रिजेश, मेरे ऊपर मुकदमा भी लिखा इसको गया। लेकर के ब्रिजेश, क्या आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की है? क्या उनकी तरफ से क्या जवाब मिला आपको? जी सर, इसको लेकर के जो है उनके पहले वो काफी दिनों से जो इस चीज को लेकर के यहाँ चल रहा है। इसके बाद उन्होंने शिकायत भी किया है, पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जो है जांच किया जाएगा, कि जैसा हो रहा है जो उचित कार्रवाई वहाँ की जाएगी। उन्होंने आज जो है ट्विटर हैंडल पर भी जो है क्या जांच हो रही है ब्रिजेश? अगर जांच हो रही है, जो जो शिकायत करता है वो कह रहा है कि उसके खिलाफ ही मुकदमा लिखा जा रहा है, तो जांच किस बात की हो रही है? क्या जांच कर रहे हैं वो? अगर जांच कर रहे हैं तो क्या शिकायत करता ही जांच के घेरे में आ जा रहा है? अगर कोई रंजिश है, अगर कह रहे हैं कि ये शिकायत करता है, गलत काम कर रहा है, किसी को फंसाने की नीयत से काम कर रहा है, तो मुकदमा ठीक है लिखा जाए। लेकिन अगर कोई शिकायत कर रहा है और इस तरीके से देह व्यापार की घटना लगातार बढ़ती जा रही है, समाज दूषित हो रहा है, तो क्या इस तरीके की घटनाओं पर, इस तरीके की जो प्रवृत्ति है, जो समाज में लगातार गंदगी फैलाने का काम करे, तो क्या समाज के रूप में या जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी, इस पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ जो है सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की योजना लाती है, तो दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों को जो है नरक में धकेल दिया जाता है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि लगातार ब्रिजेश, हमारा जो है बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ है बच्चियों को लेकर के, लेकिन इस तरीके से अपराध में या यूं कोई ढकेलने का काम किया जा रहा है। आप उच्च अधिकारियों से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आपका इस पे क्या, आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है, और अगर शिकायत करता ही, अगर उसके ही खिलाफ शिकायत लिख दी जाती है, अगर वहां के थानेदार के साथ या कोई भी लिखता है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई कीजिए, पर जो शिकायत करता है कम से कम उसकी बात तो सुनिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है कम से कम उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई कीजिए। ब्रिजेश, अधिकारियों से बात करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में पहली बार कानपुर में आने वाले, बता दें कि उनका एक संभावित दौरा था जो कानपुर में लगा
लगातार कई दिनों से संभावित दौरे के तौर पर चल रहा था, वो उसकी कहीं न कहीं पुष्टि हो गई है कि वो 24 अप्रैल को यहाँ पर आने वाले हैं। सीएमए ग्राउंड यहाँ पर पड़ता है, जिसको तैयार किया जा रहा है, और जो सूबे के प्रमुख सचिव और डीजीपी हैं, उन्होंने आकर के यहाँ पर जितना भी उनके द्वारा शिलान्यास होना है या जो भी इसका लोकार्पण होना है, वो सभी जगहों की जो है जानकारी की गई है, और सभी जगह पे जाकर के देखा गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी कार्य कोई भी घटना दुर्घटना यहाँ पर ना हो सके। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगभग 19,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से यहाँ से जो पावर प्लांट बना है टंकी का, उसका जो है शुरुआत करेंगे। वहीं जो है मेट्रो, यहाँ की जो कानपुर की दूसरी फेज की मेट्रो मोती झील से सेंटर तक जानी, उसकी भी कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे। और हो सकता है कि कानपुर मेट्रो में वो सफर करें, क्योंकि इसके पहले भी जब उन्होंने शुरुआत की तो कानपुर मेट्रो में बैठ करके उन्होंने पूरा मेट्रो का सफर किया था। उसके साथ साथ लगभग 40,000 लोग यहाँ पर इनके कार्यक्रम में, मोदी जी के कार्यक्रम में आने वाले हैं। और आपको बता दें लगभग 5,000 जो लोग हैं वो हर विधानसभा से लाने की जो है तैयारी की जा रही है। वहीं 10,000 लाभार्थी, जो कि कई अन्य अन्य जो योजनाओं में लाभार्थी हैं, उनको भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में लाया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उनको जो है संबोधित करेंगे। अवनीश, एक तरीके से देखा जाए तो इस महीने में ये दूसरा दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में, और लगातार देखिए मोहन भागवत में भी कुछ दिन पहले तक कानपुर में थे, लखनऊ भी आए थे, वाराणसी में रहे। तो क्या उत्तर प्रदेश की तैयारी चल रही, क्या 2027 की तैयारी चल रही है? क्योंकि संबोधित ही नहीं करेंगे, बल्कि आपने बोला बनारस में भी कुछ उन्होंने तमाम चीजें दी और तमाम लोकार्पण किए। तो कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और संघ जुड़ गया है, या पूरी तैयारी लगी हुई है प्रधानमंत्री की तरफ से और संघ प्रमुख की तरफ से तमाम? क्योंकि संघ प्रमुख भी इस वक्त उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर है, तमाम जिलों में जा रहे हैं, अलीगढ़ भी पहुंचे हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो देश के जो बड़े लीडर्स हैं वो अब उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में बड़ी जो तैयारी है 2027 को लेकर के उसको अभी से शुरुआत कर ली गई है? हाँ बिल्कुल अखंड, आपको बता दें जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं, तो 2013 में जो दिल्ली की शुरुआत हुई थी वो कानपुर से ही हुई थी, और कहीं ना कहीं वो एक बिगुल बजा था, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, और बड़े माध्यम से सत्ता में आने के बाद में जो नरेंद्र मोदी है उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं कानपुर एक ऐसा स्पॉट भी माना जाता है जहाँ से कहीं ना कहीं राजनीति में लोग देखते हैं कि एक बड़ा जो है एक अचीवमेंट कहीं ना कहीं इनको मिलता है। यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश के हैं, और लगातार यहाँ पर जो है इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो भी यहीं के बनाए गए थे। तो कानपुर को हमेशा जो है कहीं ना कहीं मुख्य रूप से देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 में चुनाव है, नजदीक ही 2027 में चुनाव हो, तो बिल्कुल जितने भी पार्टी हैं उन्होंने पूरी तैयारियां शुरू कर दी। और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही, क्योंकि वो लग जाती है जब भी कोई चुनाव होता है तो आने वाले चुनाव को लेकर के तैयारियां वो साफ तौर पर करने लगते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार अभी प्रधानमंत्री 1 महीने के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी जो है चुनावी रणनीति हो सकती है। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहीं ना कहीं जो है एक नाम आना है, तो क्योंकि लगातार ये भी चल रहा था कि उत्तर प्रदेश से भी कोई ना कोई चेहरा हो सकता है। तो कई मायने हो सकते हैं प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में दौरे के। और 20 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आएंगे, यहाँ पर जायजा लेंगे आकर के कार्यक्रम का, और किस तरीके से कार्यक्रम होगा इसको लेकर के साफ तौर पर देखा जाएगा कि जब 24 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो जो योजनाएं अभी तक बताई जा रही है 19,000 करोड़, इसके अलावा भी कई सौगातें देने की बात कहीं ना कहीं कही जा रही है। हाँ बिल्कुल अवनीश, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है 1 महीने के भीतर, और देखिए उत्तर प्रदेश को छोड़ा नहीं जा सकता, और 2027 की तैयारी अगर अभी से शुरू करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आज से ही नहीं बहुत पहले से ही तैयारी कर रही है 2027 की, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर केंद्र में बने रहना है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार को बनाए रखना है। ऐसे में तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो लगातार अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, और तमाम शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल असल हम बात करेंगे प्रतापगढ़ जनमानस की खबर बात करेंगे, और खासतौर से पहली बात आपको क्लियर से देते हैं कि देखिए लगन का पीरियड शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से पब्लिक अब खरीदारियों के लिए जो है शहर में कूच कर रही है, शादी समारोह शुरू हो चुका है, बारातें निकल रही हैं। तो मैं फिर से यातायात पे ही आऊंगा, क्योंकि यातायात की व्यवस्था आपने देखा, हमने दिखाया, और पब्लिक ने भी देखा कि प्रतापगढ़ में यातायात की कैसी व्यवस्थाएं महाकुंभ के दौरान रही, कैसे लाल पट्टियों के पूरे लाल रस्सियों पे ये पूरा शहर नचाया गया और लोगों को परेशान किया गया। फिर से एक बार लगन का पीरियड है, हर एक घर में शादी है। अगर मैं बात करूँ तो प्रतापगढ़ में 24 लाख की जनसंख्या है, 24 लाख में अगर मैं हर दूसरे या तीसरे घर में
एक अंदाजा मैं बात कर रहा हूँ कि हर 10वें घर में एक शादी होगी जरूर, एक फंक्शन होगा जरूर, और वो मार्केटिंग में निकलेंगे जरूर, और निकलेंगे तो परिवार के साथ में, या तो फिर अपने बीवी बच्चों के साथ में निकलेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि फोर व्हीलर उनके पास होगा, फोर व्हीकल्स होंगे। आपने अभी तक कहीं ना ना महाकुंभ में आपने पार्किंग की व्यवस्थाएं कर पाई, और ना अभी तक आपने कोई ऐसी व्यवस्थाएं ढूंढ पाई। बहुत फिर से रवैया इन्होंने अपना लिया है। चलिए महाकुंभ में तो थोड़ा सा इन्होंने रिलीफ दिया ताकि गाड़ियां नहीं उठाते थे, लेकिन इस दौरान तो ये देखने को मिल गया है कि अगर आप सड़क पे गाड़ियां खड़ी करेंगे, और आप कहीं सड़क के किनारे पटरी पे गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लिखा पढ़ी में कहा जाता है कि ये पार्किंग स्थल है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में पट्टियां खींची होती है कि आप इस लेन में, अगर आप इस लेन के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो आपका होगा। लेकिन यहाँ रस्सी खोल देते ज्ञानेंद्र, एक हैं। सवाल दूसरी है, बात यही रहती है कि रस्सी, ज्ञानेंद्र, सवाल ये है कि क्या प्रतापगढ़ में कोई एक समझदार व्यक्ति नहीं है क्या, कोई समझदार अधिकारी की पोस्टिंग नहीं है क्या, कि अगर एक समस्या इतने महीनों के बाद भी जस की तस पड़ी हुई है, तो मतलब क्या माना जाए कि इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई एक रोड मैप नहीं है इस चीज को लेकर के। तमाम अधिकारी हैं, उनके पास कुछ तो ऐसा बुद्धि विवेक कुछ उनके पास कोई तैयारी तो होगी, कोई एक प्लान तो होगा, रोड मैप तो होगा। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर आपके पास रोड मैप है ही नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस अपने पद पर बने क्यों हुए हैं भाई? बिल्कुल अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं कल मार्केट में था, एक छोटी सी खरीदारी कर रहा था। मेरे आँख के सामने की बात है, मैं देखिए मैं तभी बात करता हूँ जब मेरे आँख के सामने कोई घटना होती है या मैं देखता हूँ। तो मेरे आँख के सामने की बात है, मैं शॉप पे ही खड़ा था, मैं पेमेंट कर रहा था। मेरे आँख के सामने एक सैलरी करती है, बगल साड़ी की दुकान, साड़ी की दुकान की जाती है। गाड़ी से करते ही जैसे भी वो लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, पीछे से टोटल की गाड़ियां आती है, यातायात के प्रभारी रहते हैं जैसे भारती जी, और ना आओ देखा ना ताओ, गाड़ी को सीधे लगाया गया और उठा के लेके चले गए। फैमिली जब साड़ी में खरीद के काफी भारी लगेज उनके पास था, इस तरीके से कह सकते हैं कि 3 से 4 ट्रॉली उनके पास होती थी। उन्होंने ट्रॉली भी वहां से रोकी और गाड़ी गायब थी, तो फैमिली डिस्टर्ब हुई, फैमिली डिस्टर्ब हुई। फिर हमें भी भाई खड़े होकर वेट करने लगा कि फैमिली कितनी देर बाद निकलती है। तो फैमिली मैं वेट करता रहा, और जब फैमिली निकली तो काफी परेशान दिखा, और 43 से 44 डिग्री सेल्सियस धूप है और सफर बहुत तेजी से है। फैमिली वेट करते रहे, फिर उसके बाद वो चौकी गए, चौकी से पता चला कि गाड़ी की लाइन में। तो सोचिए, ये केवल एक गाड़ी का मैंने उदाहरण दिया, नगर ज्ञानेंद्र, शहर में। बिल्कुल सही बात है कि, तो ज्ञानेंद्र अगर एक बात है, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उन दुकानों को ही बंद करा दीजिए ना। उन दुकानों को खोलने का क्या मतलब है? अगर प्रतिष्ठानों के सामने लोग जा करके गाड़ी खड़ी करके अगर सामान खरीदारी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर उन दुकानों को बंद करा दीजिए, या फिर कोई जोन बना दीजिए कि यहीं पे रहेंगे कमर्शियल शॉप्स की तरह, कि लोग जाए, पार्किंग व्यवस्था बने। अगर इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है खरीदारी करने और उसकी गाड़ी को टो करके लेके चला जाया जाता है, तो मतलब क्या है भाई? रोड पे खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं, तो लोग कहाँ खड़ी करके जाएंगे? जगह तो बताइए, कम से कम जाएंगे कैसे? वो जगह बताइए, निर्धारित कीजिए कोई जगह। बिल्कुल देखिए अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बात करें तो जैसे कि अगर कुछ राजनेताओं का ट्रांसपोर्ट भी है, मैं सीधी सी बात करता हूँ, कुछ राजनेताओं का यहाँ ट्रांसपोर्ट है, उनके पास 200 से अधिक ट्रकें हैं। उनकी ट्रकें नहीं रोकी जा सकती, उनके बसेस नहीं रोके जा सकते, लेकिन पब्लिक को परेशान किया जा सकता है। मैं लास्ट में बोला था, ट्रकें नहीं रोकी जाएगी, सीधी जाएगी तो फलाने की ट्रक है और वहां तक जानी है या उससे पार जानी है। लेकिन पब्लिक अगर थोड़ा सा भी रास्ते लगाया था इन लोगों ने, थोड़ा सा भी बाहर अगर गाड़ी खड़ी दिख गई तो गाड़ी का चालान, पहली बात तो भारी भरकम चालान, सीधे सीधे 4,000 की चालान नहीं होता है, और सीधे सीधे कोशिश करके लेके जाते हैं। टोटल का अलग से लोग चार्ज लेते हैं, ठीक है, टोटल का चार्ज बनता है। अगर आप दोनों पार्किंग में आप गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, टोटल का चार्ज बनता है, बड़े बड़े शहरों में देखा गया। लेकिन आप ये बताइए, अगर कोई पब्लिक खरीदारी करने आ रहा है, वो डेली डेली नहीं आता है, आपके वो रास्ते को नहीं देखा जा रहा। मैंने वहां से के दौरान भी बताया कि ये रास्ते इस तार के जंजाल है, तो कोई रास्ते नहीं दिखाई देती। लेकिन आपने अभी तक आपने 2 बाई 3 का एक पोस्टर बनाया, आज की डेट में पोस्टर का बुरा हाल है। आपने भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो पोस्टर अब कहीं भी नहीं दिख रहा। लोग पार्किंग का आज तक इन लोगों ने बोर्ड तक नहीं लगा पाया।
पहले ही बताया जब ज्ञानेंद्र की खबर आप अपने पे दिखा रहे हैं और इस खबर को दिखाने के बाद भी अधिकारी अगर नहीं जाग रहे हैं नींद से और इस तरीके की समस्या बनी हुई है और जब समस्या जस की तस है तो अपने आप में हमें तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है भाई कि अधिकारी अपने जो जिम्मेदारी पूरी तरीके से पीछा छुड़ाने का काम कर रहे हैं। अधिकारियों के पास जिम्मेदारी है, सड़क सुरक्षा व्यवस्था तमाम चीजों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो ऐसे में अधिकारियों से जरूर बात कीजिए और पूछिए आखिरकार कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अगर आपका रोड मैप नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप लोग कैसे अधिकारी हो। समस्या निकालनी चाहिए कि जनता को परेशान करना है। देखिए क्या केवल जुर्माना ही वसूलना रह गया है, उनको व्यवस्था नहीं देनी है, कोई सुविधा नहीं देनी है। इस पर जरूर बात कीजिएगा ज्ञानेंद्र, और तमाम जो पक्ष है वो जरूर जानने का प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार अधिकारी क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, क्यों समस्या जनता के सामने जस की तस बनी हुई है, उसको लेकर के क्या उन तमाम सवालों के जवाब उनसे जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए चंदौली से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है चंदौली से आज की, भदोही से, सॉरी। जी अगर हम भदोही की बात करें बड़ी खबरों तो भदोही एक भागे की कंपनी में रात 2 बजे आग लगी। फिलहाल जो आकलन बताई जा रही है उसमें लगभग 5 करोड़ जो है कि नुकसान बताया जा रहा है। इसमें लगभग 7 से 8 की दमकल की गाड़ियां करके 5 घंटे बाद काबू पाया गया। फिलहाल यह घटना सामने उसके किसी का जान माल का खतरा नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जानकारी मिल रही है। साथ साथ और बड़ी खबर अगर भदोही की बात करें तो भदोही में कल कुश्ती के संजय सिंह का दौरा हुआ। उन्होंने कुश्ती एक नया रोड मैप तैयार करने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि जल्द ही भदोही में जिला स्तरीय कमेटी कुश्ती के लिए एक विशेष जो है कि आयोजन रखा जा रहा है। इसमें के लिए बच्चों को स्टेडियम में मैच की व्यवस्था कराई जाएगी। हम इसी प्रकार से जो भी खेल संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसको देखने के लिए लगातार जो है कुश्ती संघ प्रयासरत है। इसमें कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम मिलने की उम्मीद है। अभिषेक, बहुत दिनों से कुश्ती संघ में जिस तरीके की आपने विवाद की खबरें थी और अपने आप में कुश्ती की वजह से तमाम जो हमारे प्रतिभागी थे, प्रतियोगी थे या जो उसमें प्रतिभाग करते थे, हमारे जो पहलवान थे, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब कुश्ती संघ और जिस तरीके से अब लगातार इस तरीके के कार्यक्रम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब नए लोगों को एक पहचान भी मिलेगी और कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। अभिषेक जी बिल्कुल बिल्कुल अखंड लगातार यह कुश्ती संघ को भी लेकर के मंत्रालय द्वारा और सरकार द्वारा भी कठोर जिसमें भंग कभी कर दी गई थी संजय सिंह के पद को, लेकिन फिर से मुक्त हुए हैं और लगातार अब फिर से यात्राएं प्रारंभ कर चुके हैं। समस्त पूर्वांचल के जनपदों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि खेल की जो प्रतिभा है, कुश्ती से रिलेटेड जो प्रतिभा है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। उसके साथ साथ स्नातक एमएलसी का भी चुनाव एमएलसी के चुनाव में भी कहीं ना कहीं संजय सिंह शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी से फिलहाल कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। खेल को लेकर के लगातार बेहतर प्रयास करने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया था। कुश्ती संघ में एक जंग में तब्दील हो गई थी, लेकिन अब लगता है कि जो प्रतिभागी हैं, जो प्रतिभा का अपने प्रदर्शन कर सकते हैं, अब उन लोगों को मौका मिलेगा। फिलहाल ऐसी जगहों पर किसी भी तरीके का जंग का मैदान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिभागी हैं कई वर्ष बीत जाते हैं, ऐसे में वो जो उनके सामने अवसर, जो उनको प्रतिभा का दिखाने का अवसर मिलता है, वो मिल नहीं पाता है। तो ऐसे में तमाम लोगों को सोचना चाहिए और इस तरीके के जो भी आयोजन होते हैं या जो संघ होते हैं उसमें किसी तरीके का जंग का मैदान में तब्दील ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक, आपको बता दें कि लगातार ओलावृष्टि से और बिन मौसम बारिश ने पूरे सूबे का हाल जो है बेहाल कर दिया है। ऐसे में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि जहां पर भी जनहानि हुई हो, पशु की हानि हुई हो या उनकी फसलों की हानि हुई हो, उसका त्वरित आकलन करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजे, जिससे कि उचित मुआवजा जो तमाम पीड़ित पक्ष है या लोग हैं उनको मिल सके। क्योंकि बेमौसम बारिश ने लोगों को परेशान किया है। धान गेहूं की जो फसल है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है और उसका नुकसान हुआ है। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सूबे के सीएम है उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट निर्देश दिए अधिकारियों को कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करें और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजें। एक तस्वीर बड़ी वायरल है समाजवादी पार्टी कार्यालय से के बाहर, जहां पर जो एक समाजवादी पार्टी के नेता है उन्होंने तस्वीर लगाई और लिखा
देखा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो क्षत्रियों की समर्थक रही है और उसने हमेशा क्षत्रियों का सम्मान किया है। और साथ ही साथ इस पोस्टर में एक बात और भी लिखी गई है कि अखिलेश यादव की सुरक्षा की मांग की गई, क्योंकि कई बार इस तरीके के बयान आए थे और अखिलेश यादव को जान से मारने की बात की गई थी, जिसके बाद इस तरीके से इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि अखिलेश यादव ने क्षत्रियों का हमेशा सम्मान किया है, राजपूतों का सम्मान किया है, इसलिए वो सुरक्षा की मांग करते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर क्षत्रिय का सम्मान और क्षत्रिय की बात होती है तो रामजी लाल को सुमन को समझाने की बजाय रामजी लाल सुमन के साथ साथ खुद भी अखिलेश यादव खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और रामजी लाल सुमन का स्पष्ट रूप से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि रामजी लाल सुमन उनके हिसाब से कुछ गलत बोल रहे हैं। तो क्या एक बात मानी जाए कि क्षत्रिय जो समाज है समाजवादी पार्टी के साथ जो हमेशा से रहा है, जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की तो करीब दर्जन भर मंत्री जो थे वो क्षत्रिय समाज से थे, लेकिन इस वक्त जब समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार क्षत्रियों को लेकर के बात कर रहे हैं और जो देश के इतिहास के पन्नों में जो हीरो थे, हमारे महापुरुष थे, उनको लेकर के जो टिप्पणी की, जिसके बाद करनी सेना एक्टिव है और लगातार सवालों के घेरे में और माफी मांगने की बात कर रही है, लेकिन रामजी लाल सुमन अपने स्टैंड पर कायम है और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। यहां तक कि उन्होंने बयान दिया था कि दो हाथ हो जाएंगे और 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो आएंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो विवादित बयान है वो रामजी लाल सुमन की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन एक जो नेता है, बड़े नेता तो है नहीं, कोई छोटे से एक नेता है, उन्होंने अपना पोस्टर लगा करके लाइमलाइट जरूर पाने की कोशिश की है। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, अंदर खाने से जो खबर है कि समाजवादी पार्टी के भी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए हैं वो रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन के खिलाफ है। लेकिन कह कुछ नहीं सकते क्योंकि जो उनके पार्टी का नेता है, वो सुप्रीम लीडर है, वो रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा है। और ये जो अगड़ा बनाम पिछड़े की जो लड़ाई चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि ऐसा करके वो सत्ता में आ जाएगी और 2027 का जो माहौल है वो अलग होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो किस तरीके से, क्योंकि कल ही उसने हमला बोला, बसपा सुप्रीमो ने हमला बोला और समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर तीखे हमलों के साथ साथ कहा कि वो दलितों की कभी हितैषी न रही है, बस दलितों को आगे करके हिंसा और तनाव फैलाना चाहती है। इसलिए सभी को, ना सिर्फ दलितों को बल्कि पिछड़े समाज को, मुसलमानों को भी इनके इस हथकंडे को समझना चाहिए और इनका साथ नहीं देना चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के लिए ये जो स्टैंड है ये कितना लाभदायक होता है। क्या 2027 के चुनाव में इसका कोई फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत को जन्म दे दिया है समाजवादी पार्टी ने। और जो अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लड़ाई इस वक्त जो कर रही है समाजवादी पार्टी, क्या उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।